नमस्कार दोस्तों, अभी हमने और पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका के अंदर जो अवैध प्रवासी लोग रह रहे थे उनको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़कर अपने अपने देशों में वापस पहुंचा दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है। एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने भी खड़ा हो रहा है कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कर रही है, क्या वो हमें भी करना होगा। एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि भारत में बड़े पैमाने पर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं या अवैध रूप से रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, उनको कब हम हथकड़ियां पहनाएंगे, बेड़ियों में जकड़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कब अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या से भरा हुआ प्लेन उतरेगा। भारत के अंदर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भारत कब डिपोर्ट करेगा, कब बांग्लादेश में प्लेन के माध्यम से बेड़ियों में चेन में जकड़कर पहुंचाएगा। जो डिसीजन अमेरिका की सरकार ने अभी लिया है, क्या वो डिसीजन हम लेने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से इस बात का ढिंढोरा पीट रही है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर साल वादा भी करती है कि हम रोहिंग्या लोग और जो बांग्लादेशी लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, हम उनको डिपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसा जल्द करने वाली है भारत की सरकार, इसके आसार हमें दिखाई देने लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग भारत को दिमक की तरह खा रहे हैं। करोड़ों से भी ज्यादा की तादाद में भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग और रोहिंग्या लोग रह रहे हैं। लीगल तरीके से कोई आए, डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई आए, पासपोर्ट वीजा के माध्यम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, बिना तरीके से या गलत तरीके से भारत में घुसने का प्रयास करते हैं अवैध तरीके से, तो उनको तुरंत डिपोर्ट करने का प्रावधान है। और भारत में पिछले 40-50 सालों से अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग और रोहिंग्या लोग आते हैं और भारत को दिमक की तरह खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? हमारी गरीबी में यह भागीदार है। जब हम गरीबी की तरफ देखते हैं तो इन लोगों की भी काउंटिंग होती है। यह हमारी बेरोजगारी में भी भागीदार है। जब हम बेरोजगार लोगों को देखते हैं तो इन लोगों की भी काउंटिंग होती है। ये हमारे संसाधनों का भी बंटवारा करते हैं, रिसोर्सेज का भी बंटवारा करते हैं। हम खुद 145 करोड़ के आसपास है। हमारे देश के संसाधन, हमारे देश के रिसोर्सेज हमारे खुद के लिए कम पड़ते हैं। तो ये लोग जो करोड़ों की संख्या में भारत में रह रहे हैं, गलत तरीके से, अवैध तरीके से, ये भी हमारे संसाधनों का यूज करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अपराध है, क्राइम करते हैं। चैन स्नैचिंग करना, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जब इनको नहीं मिलता है तो चैन स्नैचिंग करते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं। तो ये लोग हमारी गरीबी में भागीदार है, हमारी बेरोजगारी में भागीदार है। हमारे देश के संसाधनों के लोग बांटने का काम करते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तो हम ऐसा कब करने वाले हैं? हर बार इस बात के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अब यह मामला फिर से तूत पकड़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और कितनी संख्या भारत में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी या अवैध रूप से जो रोहिंग्या लोग भारत में रहते हैं, उनकी आबादी वर्तमान में कितनी है। मैं आपको बता दूं, 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि लगभग 1.2 करोड़ के आसपास भारत के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी और अवैध रूप से रोहिंग्या लोग रहते हैं। 1.2 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास। और अब इसमें 67% का इजाफा हो चुका है। 2016 में मैं आपको बता देता हूं, किरण रिजिजू के द्वारा, उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर थे, इन्होंने बताया था 2016 में कि लगभग 2 करोड़ के आसपास भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं। तो वर्तमान में आप मान लीजिए कि 2 करोड़ या 2.25 करोड़ के आसपास अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग भारत में रहते हैं। यह मैं आपको 2016 का डेटा बता रहा हूं। और बार बार बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का वादा करती है। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो इन्होंने एक भाषण दिया था कि 16 मई को आने दो। 16 मई वो तारीख थी जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया था। 16 मई को 2014 में लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया था। तो 16 मई आने दो, बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आप ये लिख के ले लीजिए, यहां तक बोल दिया था, यू कैन राइट इट डाउन आफ्टर May 16। 16 मई के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, उस वक्त बांग्लादेश के लोग अभी से बोरी बिस्तर पैक करके बैठ जाओ। 16 मई का जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, रिजल्ट आएगा, आप लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के यहां से रवाना कर दिया जाएगा। 10 साल का टाइम पीरियड गुजर चुका है इस बात को। और ये बोला गया था उस टाइम पे, वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा, बांग्लादेशी विल बी डिपोर्टेड इफ ही कम्स इन पावर। यदि भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में पावर में आती है और इनकी जीत हो जाती है, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में रह रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। और आप इस बात को लिख सकते हैं, राइट इट डाउन
और ये लोग अपना बैग पैक करके बैठ जाएं। जैसे हमारी सरकार बनेगी 16 मई को रिजल्ट आ जाएगा, वैसे इनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर से वही ढकोसले वाली बात हो जाती है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड हो गया, आपको इन लोगों को बहुत कुछ बाहर निकालना चाहिए था। हर बार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी इसी बात को एजेंडा बनाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। 2014 में भी एजेंडा था, 2019 में भी एजेंडा था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एजेंडा था, और अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ था विधानसभा के चुनाव से पहले, अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा भी ये बोला गया था कि बीजेपी यदि दिल्ली में आती है, पावर में आती है, तो बड़े पैमाने पर जो गलत तरीके से अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रहते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। दिल्ली विल बी फ्री फ्रॉम इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्याज। दिल्ली को मुक्त कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग रहते हैं, रोहिंग्या लोग रहते हैं, इनको दिल्ली से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। 27 जनवरी 2025 को ये जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, इससे पहले हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके द्वारा ये बोला गया था। और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में कोई सिक्योर बॉर्डर नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है। तो पिछले 40-50 सालों से पलायन होता रहा है, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के माध्यम से ये लोग बांग्लादेश से पलायन करके भारत में आते रहे हैं, और इनको 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए हैं। दशकों से लोग भारत में रहते आए हैं। अब धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर हम धीरे धीरे सिक्योर करने लगे हैं, सुरक्षा रखने लगे हैं, तारबंदी करने लगे हैं। पहले ऐसे कुछ नहीं होता था। तो ये दशकों से आते रहे हैं, समय समय पर आते रहे हैं, और बाकायदा इनको लाने के लिए गैंग बनी हुई है। अभी थोड़ी दिन पहले मैं आपको बता देता हूं, 25 दिसंबर 2024 की बात है, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और एक गैंग को पकड़ा गया। ये गैंग क्या करती है कि बांग्लादेश से लोगों को भारत में लाने का काम करती है। 10-10, 12-12 हजार एक आदमी से लेकर ये मैदानी इलाके से, पहाड़ी इलाके से कैसे भी घुसपैठ करके इन लोगों को भारत में ले आती है। और इनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी फेक तरीके से बना दिया जाता है। भारत में आप 2-3 हजार रुपए किसी को भी दे दो, आराम से फेक आधार कार्ड बन जाएगा, फेक वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो फेक आधार कार्ड बनवा दिया जाता है, फेक वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया जाता है, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए लेकर और 10-10, 12-12 हजार रुपए लेकर इन लोगों को भारत में ये पूरी गैंग पकड़ में आती है। तो ऐसी बहुत सारी गैंग है जो भारत में काम करती है। इन लोगों का काम है कि बांग्लादेश के वो लोग जो भारत में आना चाहते हैं, गलत तरीके से घुसपैठ करके, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, बिना पासपोर्ट वीजा के माध्यम से वो लोग भारत में लाने का काम करते हैं। और बड़े पैमाने पर इनका फेक आधार और फेक वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दिया जाता है। अगर कोई चेक करता है तो ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, पता ही नहीं चल पाता है कि बांग्लादेश से आया है और भारत में कब से रह रहा है। तो ऐसी गेम काम करती है। और अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, और विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, क्या ना, इन्होंने कार्रवाई शुरू करवा दी है। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी पुलिस ने कार्रवाई की थी, आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड वगैरह चेक किया था। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो गया है और बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो बीजेपी की सरकार ने वादा किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी भी बोला था, मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो हम दिल्ली को जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं, इनसे फ्री कर देंगे। होता क्या कि भारत के अंदर 17 से ज्यादा राज्यों में फैले हुए हैं। जो भी आपको बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं ना, मुंबई हो गया, इलाहाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं 17 से ज्यादा राज्यों में फैले हुए हैं और कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। कहीं बड़े से कूड़े का ढेर है, उसके बगल में जगह खाली पड़ी है, वहां बस जाएंगे। जो रेलवे के ट्रैक होते हैं, इनके बगल में जगह खाली पड़ी है, वहां बस जाएंगे। किसी गार्डन के बगल में या किसी कूड़ेदान के बगल में कहीं पर भी अपनी कच्ची बस्ती में बस जाते हैं। तो अब दिल्ली पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो फेक बन जाते हैं, इसके अलावा पैन कार्ड भी चेक करना शुरू कर दिया है कि पैन कार्ड भी होना चाहिए आपके पास में, पैन कार्ड है या नहीं। इसके अलावा इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उनको भी चेक किया जा रहा। व्हाट्सएप को चेक किया, अगर किसी के ऊपर ज्यादा शक होता है तो उसका व्हाट्सएप चेक कर दिया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक कर लिया जाता है, यहां तक कॉल लोग भी चेक कर लिया जाता है कि कॉल कहां कहां करता है। कॉल चेक करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आईडी चेक करना, या बड़े पैमाने पर अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर चेक कर रही है, जिसके माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि लोग
किससे बात करते हैं, इनका माइंड सेट कैसा है, किस वास्तव में इनका इंटरेस्ट है, कौन कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, कैसे कैसे इनके शौक होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी। और एक और कदम आगे बढ़ के बैंक डिटेल भी चेक की जा रही है कि किसी व्यक्ति के अकाउंट में बांग्लादेश से पैसा तो नहीं आया है, या किसी व्यक्ति ने भारत से बांग्लादेश में पैसा तो नहीं पहुंचाया है। तो पैन कार्ड के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और बैंक डिटेल के माध्यम से अब थोड़ा डीप वेरिफिकेशन किया जा रहा है, थोड़ी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के अंदर यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है और पिछले 2 सप्ताह से लगातार कार्रवाई चल रही है। संगम विहार के एरिया में, शाहीन बाग के एरिया में, बसंत कुंज के एरिया में। तो अब ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट थोड़े सख्त कदम उठा रही है। पिछले 10 साल से जिस बात का वादा कर रही थी, उस वादे को थोड़ा अब जाके निभाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये वेरिफिकेशन करके ही रह जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो लोग संदिग्ध हैं, जो लोग वाकई अवैध रूप से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इन लोगों को हमें डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बेड़ियों में चेन में जकड़ के डिपोर्ट करो, थोड़ा सम्मान करो। हम इतने भी अमेरिका की तरह उतने ढीठ नहीं है। हम इन लोगों को आराम से अपने देश में भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इनका सम्मान पूर्वक हम इनको अपने देश में पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस मामले में आसाम सबसे आगे है। आसाम में पहले कर चुका है। आसाम पिछले 2 सालों में 39 से ज्यादा जो अवैध रूप से बांग्लादेशी लोग आसाम में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट कर चुका है। आसाम इस मामले में शुरू से आगे है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाई कीप देम इंडेफिनेटली, कुछ अवैध रूप से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं ना, उनको डिटेन कर रखा है, उनको नजरबंद कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने इनको नजरबंद क्यों रखा है, जब आपको पता है कि भाई अगर कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध रूप से भारत में एंट्री मारता है और आपको पता है, तो क्यों नहीं आप उसको डिपोर्ट कर देते, क्यों नहीं आप उसको वापस अपने देश में पहुंचा देते हैं। उनको डिटेन क्यों कर रखा है, उनको नजरबंद क्यों कर रखा है, उनको पकड़ क्यों रखा है, पकड़ के रखने का क्या रीजन है। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार और स्पेशली पश्चिम बंगाल की सरकारों को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 महीने पहले कि आपके पास जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग हैं, उनका आपने डिटेन क्यों कर रखा है। कब तक डिटेन करोगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक, कब तक आप उनको नजरबंद करोगे। अगर वो अनऑथराइज्ड तरीके से आए, गलत तरीके से आए, तो आपको उनको तुरंत डिपोर्ट कर देना है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको अपने देश में पहुंचा देना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और इमिग्रेशन लॉ, हमारे देश का जो इमिग्रेशन लॉ है, उसमें चेंज करने की जरूरत है और इसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अवैध प्रवास को रोकने के लिए सरकार एक नया बिल लेके आ रही है, जिसमें 7 साल की कैद है और 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से भारत में एंट्री मारता है बिना पासपोर्ट वीजा के माध्यम से, तो 7 साल तक कैद हो सकती है, 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जो इमिग्रेशन लॉ चल रहा है, जो कि बहुत पुराना है, उसमें चेंज करने के लिए सरकार ने बिल पेश कर दिया है और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब बढ़ा तो दिया है, कदम कब उठाएगी ये तो भगवान भरोसे है। फिर एक प्रश्न आता है कि सर ये एनआरसी क्या चीज है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी क्या चीज है। देखो, ये भारत सरकार की एक मुहिम है, इंडियन गवर्नमेंट की एक मुहिम है। इसके माध्यम से भारत सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जो भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन है, या भारत में लीगल तरीके से रहते हैं, पासपोर्ट या वीजा के माध्यम से आए हैं, काम धंधा करने के चक्कर में लीगल तरीके से आए हैं। तो वो लोग जो भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, उनकी जांच की जाएगी और उनका नाम अलग से एक रजिस्टर में लिखा जाएगा। इसके अलावा जो भारत के नागरिक नहीं है, भारत के सिटीजन नहीं है, जो लीगल तरीके से रह रहे हैं, पासपोर्ट वीजा के माध्यम से रह रहे हैं, उनको तो रख लिया जाएगा। और जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग 2 करोड़ के आसपास, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसमें भारत में रहने वाले नागरिकों की जांच की जाएगी और उन नागरिकों का नाम दर्ज होगा। केवल भारत के नागरिकों का, जो भारत के नागरिक नहीं है उनका इसमें नाम दर्ज नहीं होगा। लेकिन सरकार को पता जरूर रहेगा कि कौन लोग अवैध रूप से भारत में रह रहा है, कौन लोग वैध रूप से, लीगल तरीके से भारत में रह रहा है। तो जो अवैध रूप से भारत में रहेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एनआरसी का संबंध भी किससे है, इसी से ही है। इसको आप लिंक कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि भारत के अंदर जो 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, जो कि भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, भारत में क्राइम या अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के अंदर गरीबी में सहायक, बेरोजगारी में सहायक
सहायक है और भारत की थोड़ी हालत खस्ता होने के पीछे वो भी जिम्मेदार है। हम भी जिम्मेदार है, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, क्राइम अपराध हमारे देश के नागरिक भी खूब करते हैं। लेकिन ये लोग अगर 2 करोड़ के आसपास कम हो जाएंगे तो आप इस बात को समझ लेना कि हम अपने देश के संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से कर सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।